Hello everyone, welcome back to my channel Study with Sapna. As we all know, हमने स्टार्ट की है सीरीज जिसमें हम यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट का एग्जाम एनालाइज कर रहे हैं। ऑलरेडी पार्ट 1 हो चुका है जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। फर्दर क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए आज हमने लाया है पार्ट 2 जिसमें हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कहाँ से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को आप लोग नोट करेंगे और कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या क्वेश्चंस आप लोगों ने करने हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जिसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी हम लोग काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे हमने। साथ ही साथ हमने सिलेबस डिस्कस किया था, जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड हमने टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो वहीं से आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 21 से हमने स्टार्ट करना है। आई होप ये विजिबल है आप सभी को। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में बोला है 194I किस डिडक्शन की बात करता है। टीडीएस के हमने सेक्शंस पढ़े थे तो उसमें हमने कई सारी चीज़ें पढ़ी थी। देखिए 194 ये हमने पढ़ा था डिविडेंड के बारे में। अब आई है, आई आई किसका होता है? आई होता है पेमेंट ऑफ रेंट, पेमेंट ऑफ रेंट। ठीक है, जब रेंट के लिए आप पेमेंट करते हो, है ना। ओके, तो ये आपका सेक्शन आई में आता है 194I। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें मैं आपको टीडीएस का एक चार्ट दे दूंगी जिसमें आपके क्वेश्चंस आप मतलब डिस्कस कर सकते हैं। वैसे नेक्स्ट स्लाइड पे है आई गेस। ये है आपका सेक्शन 194 जो बात करता है जब आप पेमेंट करते हो फॉर द यूज ऑफ मशीनरी प्लांट इक्विपमेंट। तो टीडीएस लगता है आपका 2%। लेकिन जब आप लैंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर और फिटिंग्स की बात करते हैं तो आपका लगता है टीडीएस 10%। तो ये किसके लिए डिस्कस करते हैं? टीडीएस ऑन रेंट ऑफ अदर इंडिविजुअल। ध्यान रखिएगा, इंडिविजुअल की बात करता है। पीछे एक क्वेश्चन और था, डैश कैन राइज बिकॉज ऑफ फेलियर टू डिफरेंशिएट बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आपने क्या करा? आपने एक्सपेंडिचर में कैपिटल रेवेन्यू कंफ्यूज कर दिया, या फिर आपने रिसिट्स में रेवेन्यू और कैपिटल को कंफ्यूज कर दिया, आपने चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। इस केस में आपका कैसा एरर जनरेट होगा? तो ऑब्वियसली आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल जनरेट होगा। ठीक है, क्योंकि आपने डेबिट के आइटम को क्रेडिट कर दिया, रेवेन्यू को एक्सपेंडिचर कर दिया, एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू कर दिया। तो इससे क्या होगा? आपको प्रिंसिपल की वजह से जो एरर्स क्रिएट हुए हैं उसे आप कहेंगे एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, इसमें से कौन सा टू साइडेड एरर नहीं है? पहला है परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 3400। आपने परचेज बुक को 3400 ओवरकास्ट कर दिया, ज्यादा दिखा दिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ होगा? इससे आपके सिर्फ टोटलिंग में 3400 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट बोला 2000 अमाउंट रिसीव हो गया आपको मिस्टर ए से, जिसको आपने गलती से मिस्टर बी के अकाउंट में डाल दिया। तो ए की एंट्री बी में कर दी, तो ए पे भी इफेक्ट पड़ा, बी पे भी इफेक्ट पड़ा। A sales return of rupees 1000 is completely omitted from sales return book and hence not posted to customer account. फिर से एक एक्टिविटी हुई जिसमें दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ना था बट आपने रिकॉर्ड नहीं किया। आपने फर्नीचर खरीदा 5000 का लेकिन परचेज बुक में उसकी एंट्री कर दी। तो बाकी की तीनों एंट्रीज कहीं ना कहीं टू साइड इफेक्ट डालेगी। सिर्फ और सिर्फ पहली एंट्री है जो आपका सिंगल साइड इफेक्ट की बात करती है। नेक्स्ट बोला है डैश इज अपॉइंटेड एज द ईटीडीएस इंटरमीडिएट। तो कौन अपॉइंट किया? आपकी एनएसडीएल। आपने देखा होगा आपके पैन कार्ड में, ये आपने देखा होगा एनएसडीएल लिखा हुआ रहता है। तो वो क्यों है? वो आपके टैक्स से रिलेटेड चीजें जानने के लिए या फिर आपके जितने भी कनेक्टेड बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल्स जानने के लिए होता है। सो ईटीडीएस के लिए इंटरमीडिएट कौन है? नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे आपके ट्रायल बैलेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए, अमाउंट पेड टू सप्लायर रुपीज 12,000 गलती से आपने क्रेडिट कर दिया सप्लायर अकाउंट में। आपने पे करे सप्लायर को तो आपके कैश में से पैसा गया ना, है ना। तो आपने उस चीज को देखना था। तो ये ट्रायल बैलेंस में इफेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एंट्री एक दूसरे को कट कर देगी, कॉम्पनसेट कर देगी। नेक्स्ट है डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन कैश सेल्स रुपीज 500 रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट नॉट पोस्टेड इन द लेजर। तो आपने डिस्काउंट जो ऑफर किया था 500 का सेल्स पे, कैश सेल्स पे, तो उसको रिकॉर्ड कर दिया आपने कैश बुक में लेकिन पोस्ट नहीं किया लेजर में। तो इससे भी कोई ट्रायल बैलेंस में आपके फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दोनों को नल कर देगा। अमाउंट ऑफ कैश सेल्स रुपीज 349 रॉन्गली पोस्टेड टू द लेजर एज 394। 349 की चीज को आपने 394 दिखा दिया। इससे जितना भी अमाउंट में आपका डिफरेंस है उतना ही आपका थोड़ा बहुत फर्क पड़ेगा, लेकिन फिर भी ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि अमाउंट बैलेंस हो जाएगी।
परचेज ऑफ ₹4500 नॉट एंटर्ड इन द परचेज बुक। भाई परचेज बुक का सीधा सीधा एक पूरी की पूरी एंट्री आपने गायब कर दी, उससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? आपका परचेज बुक अब कम अमाउंट शो करेगी। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है कि जब आप टैक्स एग्जाम्पशन लेते हैं HRA के लिए, उसमें सैलरी का मीनिंग क्या होता है? तो हमने पढ़ा था इसका, सैलरी क्या होती है आपकी बेसिक प्लस DA प्लस कमीशन जो परसेंटेज वाला होता है। तो याद बेसिक प्लस DA प्लस परसेंटेज कमीशन हमने बात की थी। तो ये आपका क्या है, टैक्स एग्जाम्पशन है। देखिए ये होते हैं रूल, है ना। तो लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग लेते हैं, एक्चुअल HRA रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, 50% इन केस ऑफ मेट्रो सिटी, 40% इन केस ऑफ नॉन मेट्रो सिटी। और रूल क्या कहता है, सैलरी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी, डियरनेस अलाउंस एंड एनी अदर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज रिक्वायर्ड इन अकॉर्डेंस विद द। भाई डाउटफुल डेट्स मतलब कि फ्यूचर में हो सकता है कोई डेटर आपका पैसा ना दे, तो आप डाउटफुल में रहेंगे कि पैसा आएगा या नहीं, तो उससे जो भी रिलेटेड प्रोविजंस बनाए जाते हैं ये फॉलो करता है आपका कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा ट्रांजेक्शन है जो इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आएगा? ठीक है, तो देखिए डेप्रिसिएशन ऑफ बिल्डिंग ₹25,000, 25,000 का आपने बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन लगाया, तो इनकम एक्सपेंडिचर में शो करोगे आप टू डेप्रिसिएशन। सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर 2021 ₹14,000, 14,000 का सब्सक्रिप्शन आपको रिसीव ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, तो ये आपकी इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा बट शो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुका है, तो ये माइनस हो जाएगा या फिर ये ऑलरेडी इंक्लूडेड होगा, तो आपको उसको पर्टिकुलरली इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाने की जरूरत नहीं है, वहां पे आप सीधा अपना सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिखाओगे। लाइफ मेंबरशिप फीस आपको मिली है फ्रॉम वन मेंबर 2,50,000, तो ये आपका कैपिटल नेचर है, तो ये कहा जाता है आपकी बैलेंस शीट में, तो ये भी नहीं आएगा। अमाउंट रिसीव और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर या मैगजीन से आपको पैसा मिला है 5,000, तो ये आपकी इनकम है, तो ये 2 करके आएगी आपके इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो कौन सी दो चीजें जो नहीं आएगी, सेकेंड एंड थर्ड, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2021-22, क्योंकि हमारा ईयर 2021 है, लेकिन 21-22 के लिए फ्यूचर के लिए मिल रहा है, एडवांस हम रिसीव कर रहे हैं, इस साल का नहीं है तो हम उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसलिए इंक्लूड नहीं होगा। और दूसरा आपकी लाइफ मेंबरशिप आपकी कैपिटल नेचर की होती है, इसलिए वो भी यहाँ नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव द प्रैक्टिस ऑफ वेरीफाइंग ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बोल के उसे वेरीफाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? कुछ प्रूफ के साथ करेंगे, कुछ एविडेंस के साथ करेंगे, और इन्हीं एविडेंस ऑफ प्रूफ को हम क्या कहते हैं, वाउचिंग। अगर आपको याद होगा तो वाउचिंग कहते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट है इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है रिजर्व अकाउंट के लिए? तो रिजर्व एक एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट बोला है क्रिएटेड टू कवर अ नोन लायबिलिटी और अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर लॉस इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इज मेंट टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, कौन सा रिजर्व के बारे में गलत इंफॉर्मेशन आपको दे रहा है? तो देखिए रिजर्व्स जो क्रिएट किए जाते हैं वो क्यों किए जाते हैं कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ों पे जब आप क्या करते हैं, कोई भी लॉस अगर आपको अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए क्रिएट करते हैं। दो चीज़ होती है, प्रोविजन और रिजर्व्स। प्रोविजन होते हैं जब आपको पता है कि आप क्यों क्रिएट कर रहे हो, आपको उसका मकसद पता है, यानी कि आपको उसका ऑब्जेक्टिव पता है। रिजर्व में आप अनप्रिडिक्टेड हो, ठीक है ना, तो इसलिए सेकंड ऑप्शन के हमें गलत दिया है, तो एक तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। किस किस में ऑप्शन सेकंड दिया है, एक तो या तो बी होगा आंसर, या तो आंसर डी होगा, तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। सेकंड के साथ या तो ऑप्शन फर्स्ट जाएगा या तो थर्ड। ऑप्शन फर्स्ट देखो, रिजर्व इन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, बात सही है या नहीं मुझे ये बताओ। प्रॉफिट में से ही आप थोड़ा पैसा साइड निकालते हो, है ना। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट बिल्कुल सही चीज है। गलत चीज क्या है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, यानी कि आपका प्रॉफिट हो या ना आपको रिजर्व क्रिएट करना है, जरूरी नहीं है ऐसा, ठीक है। इसीलिए आपका सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, ठीक है। ये मैंने आपको चार्ट दे दिया, पर रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व पढ़ लीजिएगा। रेवेन्यू रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं, कैपिटल रिजर्व कैपिटल में से क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बोला है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन इफ एसेट्स आर टू बी अरेंज इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, यानी कि कौन सा एसेट है जो जल्दी लिक्विड कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले भाई कैश तो हमें पता है, कैश को सबसे पहले आप लिक्विड में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो या नहीं, वो ऑलरेडी बैंक में है, बस आपने उसे विड्रॉ करना है। बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, लैंड, गुडविल, तो ये आपका करेक्ट सीक्वेंस होगा। तो फर्स्ट जो है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, कैश एट बैंक, बिल्स रिसीवेबल, फर्नीचर, लैंड एंड गुडविल। नेक्स्ट बोला है टीडीएस रिटर्न क्वार्टर में फॉर द क्वार्टर जनवरी टू मार्च। जनवरी टू मार्च की अगर बात कर रहे हैं तो ड्यू डेट कब आएगी उसकी? तो देखिए जनवरी टू मार्च क्वार्टर की बात हो रही है, तो उसके बाद हमें टाइम मिलता है,
है ना, अप्रॉक्स 2 मंथ्स का टाइम होता है, तो जनवरी टू मार्च का करें तो आप 31 मई को पे करेंगे। देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये है रिटर्न फाइल करने की डेट। अगर आप अप्रैल से जून का क्वार्टर फॉलो कर रहे हैं तो जुलाई में करेंगे, जुलाई टू सितंबर कर रहे हैं तो अक्टूबर में करेंगे, और अक्टूबर टू दिसंबर है तो 31 जनवरी, जनवरी टू मार्च है आपका 31 मई। ये आपको याद करना होगा। देखिए जून का तो नेक्स्ट है, जुलाई सितंबर का भी नेक्स्ट है, दिसंबर का भी नेक्स्ट है, जनवरी, बट जनवरी से 31 मार्च, फिर अप्रैल को छोड़कर 31 मई आपका रिटर्न फाइल डेट होती है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, अप्रैल पे टिक मत कर देना, मैं पहले ही बता रही हूँ, उस चीज को ढंग से आप सीख लीजिए और याद कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, ये मैंने चार्ट आप लोगों को समझा दिया है, तो फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑडिटर का क्वेश्चन, कि हमें बोला है कि ऑडिटर को इंस्पेक्ट करना चाहिए डैश इन ऑर्डर टू वेरीफाई द ओनरशिप ऑफ अ बिल्डिंग। बिल्डिंग की ओनरशिप जो है, परचेज करी जो आपने ड्यूरिंग द पीरियड जो बिल्डिंग आपने परचेज करी है उसकी ओनरशिप को जब इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के क्या इंस्पेक्ट करेंगे, उसका सर्टिफिकेट इशूड बाय आर्किटेक्चर, resolution passed by the BOD board of directors, receipt for the amount paid at the time of purchase, नहीं, registered title deeds for the building, यानी कि किसके नाम पर वो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड टाइटल आप उसका क्या करेंगे, चेक करेंगे। नेक्स्ट है 198 सेक्शन में से कौन सा लॉस या फिर में से कौन सा आइटम है जो आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए डिडक्ट नहीं करते हैं। बोनस कमीशन कंपनी स्टाफ को पे करे एक्सपेंस आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स आएगा, डायरेक्टर सिटिंग फीस आएगी, क्या नहीं आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ फॉरेन सब्सिडी। फॉरेन सब्सिडी आपकी कंपनी जिससे आपको लॉस हो गया, भाई ये तो आप सब्सिडी और दूसरी कंपनी का कंसेप्ट तो तब आएगा ना जब फाइनल अकाउंट्स को एक साथ क्या करोगे, चेक करोगे, तो ये कहाँ से आ गया। इस क्वेश्चन को अगर आप नहीं भी पढ़ते ना, मतलब आपने नहीं भी पढ़ा होता 198 सेक्शन, तब भी आप इसका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, बहुत ही इजी टॉपिक था। और ये मैंने आपको पूरा का पूरा सेक्शन 198 दे रखा है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव चैप्टर 6A में डिडक्शंस अगर आपको लेनी है आर अलाउड आफ्टर एक्सक्लूडिंग विच ऑफ द फॉलोइंग इनकम जीटीआई। जीटीआई में किस किस चीज के लिए आप डिडक्शन ले सकते हैं। देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो इनकम है, डिडक्शन कहाँ से आ गई, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, उसके बाद आता है आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और इनकम फ्रॉम लॉटरी। भाई ये तीनों ही आपके लिए डिडक्शन के लिए एलिजिबल होती है, हाउस प्रॉपर्टी की डिडक्शन एलिजिबल नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अगर आप वेल प्रिपेयरिंग अ बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बीआरएच पर प्रिपेयर कर रहे हैं, तो इनमें से कौन सा आइटम आपको ऐड करना है टू द फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक टू अराइव एट द बैलेंस एज पासबुक। कैश बुक से पासबुक आने के लिए क्या ऐड करना है, बैंक चार्जेस, इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं, डिसऑर्डर चार्जेस नहीं, भाई ऐड करना है। तो क्या ऐड करोगे, जो भी डायरेक्ट पेमेंट करिए कस्टमर्स ने इनटू बैंक में, कस्टमर ने जो बैंक में पैसा डाला है तभी तो आपको पता चलेगा कैश बुक और पासबुक में कितना बैलेंस है, तो प्लस करने को बोला है ना, सीधी आप पॉजिटिव वाला आंसर चूज करो, वही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू नेट सेल्स माइनस क्या, ये तो पता होना चाहिए आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन इन लोगों ने पूछा था। The purpose of dash is to eliminate unrealized profit in unsold inventory held by a department at the end of the financial year। अनसोल्ड इन्वेंट्री है, हमने लेक्चर नंबर 1 में पार्ट 1 में पढ़ा था कि अनसोल्ड इन्वेंट्री को हम कहते हैं स्टॉक रिजर्व। पढ़ा था नहीं पढ़ा था, जहाँ पे क्वेश्चन पूछा था उसमें आप देख रहे हो, आप सेम शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है सेम रिपीटेड टॉपिक से, तब भी आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो आपको बहुत मेहनत की जरूरत है। तो आप स्टॉक रिजर्व को सिंपल आंसर हो जाएगा, ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट करंट एसेट, करंट एसेट वो कौन से एसेट होते हैं जिनको आप विद इन डैश मंथ आफ्टर रिपोर्टिंग डेट, कितने महीने के अंदर अंदर के एसेट्स को आप करंट एसेट्स कहते हो, 12 मंथ्स। इतना इजी क्वेश्चन। चैप्टर 6A में क्या पूछते हैं आपसे, भाई ये क्वेश्चन मतलब कितने इजी क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहे हैं, तब भी आप नहीं कर पा रहे हो ना, तो सच में आप प्लीज पढ़िए अच्छे से। तो डिडक्शंस टू बी मेड इन कंप्यूटिंग टोटल इनकम, टोटल इनकम कंप्यूट करने के लिए चैप्टर 6A में जो आते हैं क्या आती है, क्या आती है आपके पास, डिडक्शन आती है, डिडक्शंस। ये मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अगर आपने ये सारी की सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी है तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे यूपीपीसीएल की सीरीज जो है वो ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, सारा का सारा सिलेबस कॉमर्स पोर्शन का। और ये सीरीज चल रही है एक्सप्लेनेशन, जो कि हम बात कर रहे हैं 2022 में फरवरी के मंथ में जो 2 शिफ्ट के एग्जाम हुए थे उसके। आज हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए हैं। इस शिफ्ट में 75 क्वेश्चन है, मैं रोज 20 क्वेश्चंस लेकर आऊंगी आपके लिए, जितना मुझसे बन सकेगा मैं करूंगी, और धीरे धीरे करके हम पूरे के पूरे उसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है FCI।
FCI की सीरीज स्टार्ट होगी जिसमें हम FCI का कॉमर्स का पोर्शन जो है पूरा का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक कंप्लीट करेंगे। ओके, सो अगर आपने प्लेलिस्ट चेक नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो कर लेना। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।